Good evening, everyone. Welcome to रूबरू। रूबरू यानी आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत के साथ रूबरू हो रहे हैं। रूबरू यानी कि जिससे एक मुलाकात एक ऐसी हो जिसमें कि हम लोग सब जो है तो एक दूसरे के सामने जो है तो इंटरेक्ट हो और कुछ मालूमात हासिल करें। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब फैयाज शेख सर। इस साल के एमपीएससी के एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल की है उन्होंने। इनका सबसे पहले मैं अल्फला ग्रुप और तमाम अहमद जगह के शहरियान की तरफ से की ओर से आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ हमारे ये रूबरू इस सेशन में। थैंक यू। फैयाज सर के बारे में मजीद बोला जाए तो आप देगलूर ज़िला नांदेड़ से बिलोंग करते हैं और आपके पापा एक टीचर की हैसियत से सोसाइटी के लिए काम अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा आपकी स्कूलिंग ये आपके प्रॉपर शहर में ही हुई है। उसके बाद आपने जो है तो कंप्यूटर की डिग्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी देवगिरी से आपने जो है तो रायगढ़ से आपने जो है तो डिग्री हासिल की है। उसके बाद हाल ही में आपने एमपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं सिविल सर्विस के लिए, उसमें आपने नुमाया कामयाबी इस साल हासिल की है और आपने एज अ सैंक्शनल ऑफिसर, जिसे ये एक पोस्ट मिनिस्ट्री यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं ना मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में होती है, उस अहदे पे आपने अपना मुकाम बनाया है। उसी के साथ मैं ये हमारे सबकी खुशकिस्मती है कि आज आपके साथ हमें रूबरू होने का मौका मिल रहा है और इस ज़रिए से जो है तो हम उन लोगों तक पहुँच पाएंगे जो लोग अच्छी गाइडेंस के लिए और एक अच्छी मेंटर की तलाश में रहते हैं। उसके अलावा हमारे आज के इस रूबरू इंटरव्यू की होस्ट होंगे अल्फला ग्रुप के प्रेसिडेंट यानी सदर जनाब मोहम्मद तजीमुल खतीब साहब, जो फैयाज भाई के ही कॉलेज से उन्होंने भी अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। वो एज अ जूनियर की हैसियत से जो है तो फैयाज भाई के कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे थे। इंटरव्यू के दरमियान मैं आपके व्यूवर्स से ये बात कहना चाहता हूँ कि इंटरव्यू के दरमियान आपके क्वेश्चंस अगर होते हैं, व्यूवर्स से ये अपील है कि आपके अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए से आपके सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। इंटरव्यू के आखिर में जो है तो हम लोग फैयाज सर से उन क्वेश्चन को पूछेंगे और उनसे सवाल के जवाब का तलब करेंगे। साथ ही साथ एक और आखिरी अपील, क्यों तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हमारे मेहमान साथ में जुड़ गए हैं, वो ऐसी है कि ये हमारी फर्स्ट टाइम वर्चुअल ऑनलाइन रूबरू मीटिंग है। दरमियान अगर कोई टेक्निकल इश्यू आता है या कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आता है तो सबसे कोऑपरेट की और कोऑपरेशन की गुजारिश है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए फिर से तहे दिल से हम तमाम अल्फला ग्रुप के मेम्बरान की जानिब से मैं हमारे आज के मेहमान मिस्टर फैयाज शेख सर का यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आगे की जिम्मेदारी मैं ओवर करता हूँ तजम्मुल। ओवर टू यू तजम्मुल। थैंक यू सर। फैयाज भाई बहुत बहुत वेलकम हमारे शो में। थैंक यू। आवाज़ आ रही है सही सर? हाँ। ऐसे अगर है तो सही है सर। ओके चलो ठीक है। सही है, मुझे आवाज़ आ रही है, सही चल रही है, ठीक है। चलिए फैयाज भाई के साथ अक्सर चर्चा चाय पे होती है। आज चाय तो नहीं हो सक रही अब कोरोना की वजह से। खैर फैयाज भाई से काफ़ी सारे सवाल पूछने हैं मुझे, लेकिन पहले ही सवाल ऐसा है कि क्यों सिविल सर्विस, क्यों आपने क्या सोचकर सिविल सर्विस ऑप्ट की? और जैसे कि हमने अभी अजहर सर ने कहा कि फैयाज भाई ने इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है और वो चाहते तो अच्छी खासी वेल पेड जॉब ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सिविल सर्विसेज करने की ठानी और मेहनत तो मशक्क़त के बाद उन्हें सफलता भी हासिल हुई। तो फैयाज भाई क्यों ये फील्ड क्यों? देखिए अभी जब सिविल सर्विसेज की बात शुरू हुई, यानी जब छोटा था, बचपन में जब स्कूलिंग चल रही थी, मेरे बड़े भैया जो अल्हम्दुलिल्लाह खुद बतौर PSI महाराष्ट्र पुलिस में सर्विस कर रहे हैं,
तो उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। वो जिस हिसाब से वो मुझसे ज़्यादा बड़े थे, तो वो कुछ बातें पढ़ते थे और बताते थे। तब उनके मुँह से जब आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स की तारीफ जब सुनता था, उनके पावर, अथॉरिटी और स्टेटस की बात जब सुनता था, तो उन चीज़ों का इन्फ्लुएंस रहा कि बचपन में लगता था कि यार हाँ ठीक है, आईएएस बनेंगे तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसे पावर रहेगी, ऐसे अथॉरिटी रहेगी, ऐसा सैलरी अच्छी रहेगी, हर चीज़ में। यानी कि जो एक आम स्टूडेंट सोच सकता है कि ये चीज़ें ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन से बेहतरीन रहेंगी और आईएएस आईपीएस बनने के बाद उन चीज़ों को मैं हासिल कर पाऊंगा। लेकिन फिर जैसे मैं खुद बड़ा हुआ, जब मैं 10th हुई, 12th हुई, ग्रेजुएशन हुआ, और इस दौरान थोड़ा सा मुझे लिटरेचर का शौक था, थोड़ा सा न्यूज़पेपर का शौक था, तो जो सोशल इश्यूज है, जो इकोनॉमिक इश्यूज है, जो अ, अपनी कंट्री में अलग अलग लोग फेस कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता चला। फिर धीरे धीरे वो जज्बा भी उठता गया कि हाँ ठीक है, स्टेटस अथॉरिटी तो है भी, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कुछ अच्छा भी कर सकता हूँ। ऐसी पोजीशन पर आऊँगा जहाँ सिर्फ मेरा स्टेटस अथॉरिटी नहीं बढ़ेगा, लेकिन मैं समाज के काम में रहूँगा। तो वो जज्बा ऐसा नहीं है कि बचपन से वही जज्बे से मैं बड़ा था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ता गया तब वो शौर भी आता गया, वो जज्बा बढ़ता गया। जी जी। तो फयाज भाई, आपने बताया कि मतलब आपकी इंस्पिरेशन थे आपके भाई साहब जो थे, और अभी जो है मतलब हम तो प्रमोट तो कर रहे हैं सिविल सर्विस को, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी को हम ये नहीं कह सकते कि आप भैया आपका ये फील्ड छोड़ दो, आप यहाँ पर आ जाओ। तो ये सिविल सर्विसेज किसके लिए है, मतलब किस टाइप के स्टूडेंट के लिए है या किस टाइप के इंसान के लिए है, कौन इसमें आना चाहिए? ये कैसे पता चले कि मुझे कैसा पता चले कि मैं इस फील्ड के लिए हूँ सही या नहीं हूँ? देखिए हाँ, मतलब है बचपन में जब आप प्राइमरी स्कूलिंग में हैं, तब अगर पेरेंट्स आप पर कोई फोर्स कर रहे हैं, तब और बात है कि हाँ ठीक है बच्चा ये बनना वो बनना। लेकिन मेरा एक मानना है कि अगर स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट है, तो बाय द टाइम ही इज इन 12th या फिर ग्रेजुएशन के दौरान उसको एक अंदाज़ा आ जाता है कि हाँ भाई दिस जॉब इज़ नॉट मेंट फॉर मी, मेरे लिए सिविल सर्विस अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो वो कॉल आपको अंदर से खुद से आना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आप इन एग्ज़ाम्स की जो प्रोसीजर है, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीएससी हो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिलेबस है और एक साइकिल कंप्लीट होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अमूमन आम तौर पर 3 से 4 साल का वक्त चला ही जाता है। तो इतना ज़्यादा टाइम किसी और के प्रेशर में या फिर एक एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू अगर आप में इंस्पिरेशन आ रही है ये करने की, तो उस मोमेंटम को आप 4 साल बरकरार नहीं रख सकते, 5 साल बरकरार नहीं रख सकते। अच्छा। ये जो जज्बा है, ये जो तड़प है, वो अंदर से होनी चाहिए। जी जी। और मेरा मानना है कि जब तक ग्रेजुएशन में आप होंगे, तब तक आपको वो क्लिक हो जाएगा। तो हाँ, मैं ये ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो इस ग्रेजुएशन की जो टेक्निकल जॉब है, वही मेरे लिए सही है, या फिर नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना, तो ये कॉल आ जाएगा, आना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। अच्छा जी, तो वही मेरा आगे था क्वेश्चन, ये थोड़ा आगे था, लेकिन अब जब बात निकली है कि ग्रेजुएशन करते वक्त हमें पता चलता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, वो व्हाट वी आर फिट टू डू। तो कुछ बच्चे आजकल ऐसा हुआ है कि पहले तो अपने पास थोड़ी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आजकल अवेयरनेस भी थोड़ी ज़्यादा हो गई, और उसके साथ में अब कुछ बच्चे ऐसा करने लगे हैं कि जैसे ही 12th स्टैंडर्ड हो जाती है तो नॉमिनली एडमिशन लेते हैं कहीं, और फिर किसकी, मेरी फयाज भाई आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही बोलते, तो थोड़ा उसका वो बढ़ा। हाँ अभी अभी ओके है? हाँ ओके। तो खैर हाँ, तो 12th स्टैंडर्ड होने के बाद ही कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, नॉमिनल एडमिशन ले रहे हैं, कहीं पे बीएससी को एडमिशन ले रहे या बीए को एडमिशन ले रहे, और साथ साथ इसकी पढ़ाई भी शुरू कर दे रहे। जैसे और कुछ एग्जांपल्स भी अपने सामने हैं, जैसे अंसार है, अंसार ने भी वैसे किए थे, शायद टीना डाबी का भी ऐसे ही था कुछ कि जी जी। वैसा ही किए थे उन्होंने। तो आपको कहाँ तक ये सही लगता है कि ये सही है ऐसा कि ग्रेजुएशन होने से पहले ही शुरू करना पड़ेगा? ये इसेंशियली ये हर किसी का अपना पर्सनल डिसीजन है। अगर आप जूनियर कॉलेज में आपको लग रहा है कि
नहीं, मुझे यही करना है और आप उस लिहाज से जा रहे हो। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा अच्छे से ग्रेजुएशन लो, बिल्कुल। कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करो। जी जी। अगर ओपन में डाल के तेजी या पुणे में बैठना, ग्रेजुएशन का भी एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है अपनी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में। तो उसको भी एक अलग उसका एक मकाम है, अपनी अहमियत है। और अगर आप प्रोफेशनल कोर्स, अगर ग्रेजुएशन आपका प्रोफेशनल किसी और जैसे कि मेडिसिन हो या फिर इंजीनियरिंग हो फिर लॉ या फिर वट एवर बी द केस, तो वो एक के पास हाँ भी एक अल्टरनेटिव वाली जो बात है वो वहां पर आ जाती है। और अभी अगर आप परसेंटेज निकालेंगे एमपीएससी और यूपीएससी क्लियर करने वाले बच्चों में, तो उनमें अक्सर तादाद उन लोगों की है जिन्होंने मेडिसिन या फिर इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो अभी हालात ऐसे भी नहीं है जैसे पुराने जमाने में उस टाइम पे कहा जाता था कि अगर आपको एमपीएससी यूपीएससी करनी है तो फिर बीए हिस्ट्री ले लो या फिर बीए पॉलिटिकल साइंस कर लो। मैं नहीं मानता कि बीए करना ही जरूरी है। और ओपन से करके 3 साल पढ़ाई करना बहुत सारे बच्चों को उस चीज़ ने बेनिफिट दिया भी है। अगर आपको लगता है कि ये रास्ता सही है तो हम जा सकते हैं। इन दी एंड इसेंशियली अपना अपना रास्ता बनाना है। बिल्कुल भाई, ये राय तो आपने भी मुझे दी थी। मैं जब इंजीनियरिंग जब कर रहा था तब मैंने फयाज भाई से पूछा था, तो उन्होंने बोले जाओ कॉलेज लाइफ एंजॉय करो होने के बाद आओ मेरे पास बोले थे। तो बिल्कुल क्योंकि मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ राइट, हाँ। बिल्कुल। जी। तो ऐसा आप भी देगलूर यानी कि ठीक है, मतलब स्मॉल टाउन गाय हु लाइक्स चाय जो आपका बायो में था। तो स्मॉल टाउन गाय की ये लोगों आज ऐसा हो रहा है कि इसका प्रोपोर्शन बढ़ गया है, स्मॉल टाउन गाइस का जी सिलेक्शन जी, अच्छे से हो रहा है। बहुत ज्यादा। तो एज अ स्मॉल टाउन गाय आपको क्या मतलब डिफ़िकल्टीज फेस हुई, या क्या मतलब देहात से आने वाले लोगों को क्या डिफ़िकल्टीज फेस होती है इस चीज़ में, ये प्रोसेस में? देहात से आने वाले लोगों को एक तो है कि आपका एक्सपोजर बहुत कम होता है। ठीक है, एटलीस्ट 12th तक अगर आप क्वालिफाई एटलीस्ट नहीं है तो एक्सपोजर की कमी है वहां पर कि ना बड़े बड़े मॉल्स हैं, ना थिएटर्स हैं, ना कहीं एग्जीबिशंस लग रहे हैं, ना कहीं सेमिनार्स हो रहे हैं, ना कहीं बड़े बड़े स्पीकर्स आ रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। तो एवेन्यूज नहीं है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के, एवेन्यूज नहीं है कि एक अपने हॉराइजन्स को ब्रॉडन करने के। तो वो एक है, एक्सपोजर की कमी वाली एक बात है। और दूसरी बात, हाँ, हालांकि कुछ हद तक वो एक्सपोजर की जो कमी है वो अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में या फिर सिटीज में ग्रेजुएशन कर रहे हो तो हाँ आपको तब तक एक्सपोजर मिल जाता है। ये रही पहली बात। दूसरी बात, वर्नाकुलर में अगर कोई स्टडी कर रहा है जैसे कि मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम उर्दू स्टूडेंट्स में। हैं, तो उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इस हिसाब से कम आता है कि यार इस शहर के लोग थोड़ा सा इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हैं। तो वो एक कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके अंदर स्किल नहीं है, स्किल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आउट देयर वाली जो पर्सनैलिटी वाली जो बात है, हाँ चलो क्या है आने दो बस, वो वो एक कॉन्फिडेंस मैंने नोटिस किया है अक्सर गाँव वाले बच्चों में कम होता है। तो बस हाँ, ये 2 चीजों पर मेहनत कर लेंगे तो फिर खैर बस रिसोर्सेज की कमी और एक्सपोजर की कमी वही वाली बात है। बाकी टैलेंट में तो ज्योग्राफिकल लोकेशन से कुछ फर्क पड़ता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर हम देखते हैं, और मैंने भी गौर किया है, जब अ, बड़े सिटीज़ में गए तो वहाँ पर वो नेचुरल लगता है, मतलब जो चीज़ के लिए हमको स्ट्राइव करना पड़ता है वो चीज़ें उनको नेचुरल करेक्ट आती है। करेक्ट। जैसे कि लाइक टू टॉक इन इंग्लिश, इवन दो हम भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, बट उनकी जो नेचुरलनेस जो फ्लुएंसी वाली जो बात हाँ या जो है। आता है वो थोड़ा फ़र्क पड़ता है। हम्म, तो इसमें ऐसा है, आजकल तो क्लास अब रूरल एरिया के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी अब अवेलेबल है। तो इसमें मतलब और इसमें क्लासेस के लिए ऑफलाइन क्लासेस अगर करना है तो उसके लिए इकोनॉमी का भी मसला आता है। उसका ऑप्शन अभी ऑनलाइन क्लासेस हो गया है। तो वो कैसा बैलेंस कैसा है, आपको कैसा लगता है कि
ऑनलाइन क्लासेस आर दे बेटर और इस लाइक ऑफलाइन ज़रूरी है? इस चीज को कुछ पॉइंट्स है जो मैं रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, पहली बात, अगर किसी के पास फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, अगर आपकी फैमिली आपको पुणे या दिल्ली में रख के पढ़ाना अफोर्ड कर सकती है फॉर अ ईयर और सो, तो बिल्कुल जाना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा इस चीज़ को, क्योंकि होता क्या है अमूमन के, अभी मैंने पुणे में क्लास की हैं, ठीक है, तो क्लासेस खत्म होने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं है, क्लासेस में जो पढ़ा रहे हैं वो मैं खुद भी पढ़ ले सकता था। लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट राइट फ्रेश आफ्टर ग्रेजुएशन आ रहा है, तो यहाँ पर रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि वो पैराडॉक्स ऑफ चॉइस वाली जो बात है, कि ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस होने से भी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अभी क्या पढूं, कहाँ से पढूं, कैसे पढूं। और जब शुरू में आते हो तो सिलेबस इतना ज़्यादा है, आप खुद भी कर रहे हो, आपको पता है कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतने ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर खुद से करना चाहो तो। मैं ये नहीं कहता कि कोई खुद से नहीं कर सकता है, देर आर एग्जाम्पल्स, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने किए हुए, बट वो उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी अच्छी है, तो ऑफलाइन क्लासरूम कोचिंग इज गुड। वहाँ पे वो एटलीस्ट आपको ये बता देंगे कि ये एग्जाम कैसी है, क्या है, आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। इसेंशियली बाकी हर चीज़ तो ग्रेजुएशन करके आए हो आप, तो आपको आती है, कि बुक भी दे देंगे तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, क्या एक्सपेक्टेड है मुझसे, ये वाली चंद चीज़ें वहाँ से आ जाती हैं। थोड़ा सा एक इन्वायरमेंट वाली चीज़ बनती है, थोड़ा सा एक फ्रेंड सर्कल वाली चीज़ बनती है, जो कि अगर आप लॉन्ग हॉल के लिए हैं यहाँ पर 2-3 साल 4 साल, तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। आप अपने घर में अकेले कमरे में बैठकर विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द कंपटीशन अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर रहोगे तो बेनिफिट हो जाएगा। ये ही पहली बात ऑफलाइन कोचिंग की। लेकिन जब ऑनलाइन कोचिंग की बात है, तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अच्छे आ गए हैं। यूट्यूब पर क्लासेस हैं बहुत सारे, दिल्ली, पुणे, चेन्नई के जो क्लासेस हैं, उनके भी क्लासरूम कोचिंग भी उनकी ऑनलाइन हो रही है, तो वो भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। या फिर अन अकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स जो है, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ऑनलाइन कोचिंग इज गुड, अगर आप कर सकते हो, आपको पसंद है, इफ इट इज फॉर यू देन इट इज फॉर यू, उसमें पर्सनल चॉइस की बात है। लेकिन यस एब्सोल्युटली ऑनलाइन कोचिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। हर टाइप के रिसोर्सेस, हर टाइप का मटेरियल, हर टाइप का गाइडेंस एंड कोचिंग ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑफ कोर्स पेड, बट अवेलेबल है। तो वो ऐसा भी है कि मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस है कि अ, माहौल भी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली माहौल मैटर करता है, क्योंकि ऐसा होता है कि अब जब हम घर में हो तो हमारे पीछे हम्म। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, और लाइक कि मतलब कुछ हो रहा है घर में, ये हो रहा है क्या, वो हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी की शादी है, किसी का चिल्ला है, कुछ है। और जब हम राइट राइट। घर से दूर रहते हैं तो एक एनवायरनमेंट अलग रहता है, और ये सब से आप कट ऑफ रहते हैं। आप मतलब टोटली आप 24 घंटे करेक्ट। आपके पर्सनल है, आपके खुद के है। उसमें फिर आप थोड़ा बहुत टाइम पास खुद से भी करो तो वो खुद के सेटिस्फेक्शन के टाइम पास है। घर में रहने के बाद ऐसा होता है कि कुछ करेक्ट। थोड़ा इधर उधर टाइम पास हो गया तो फिर मतलब आप खुद के सेटिस्फेक्शन का टाइम पास खुद नहीं कर सकते। वो मुझे वो पॉइंट करेक्ट। लगता करेक्ट। है। और बोर भी हो गए, बिल्कुल अगर दिन बिल्कुल। भर में कितना भी बोर भी हो गए, अगर पढ़ना नहीं दिल बोला तो 4-5 घंटे कैसे भी हो ही जाती है पढ़ेगा एनवायरनमेंट में रहने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। जी। तो फयाज भाई ये क्योंकि अभी। ये इसेंशियली ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, राइट? तो आपको अपनी कंपटीशन में कौन है, क्या है, वो लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इस चीज़ का अंदाजा आना भी ज़रूरी है। अगर आप घर पर बैठ के करोगे और अपनी कंपटीशन को एसेस नहीं कर रहे हो, तो फिर वो एक बबल में रहने वाली बात हो गई। तो माहौल ज़रूरी है। तो फयाज भाई अब ये कैसा, जैसा हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा
ड्रॉन आउट प्रोसीजर है, बहुत लंबा प्रोसीजर है। मतलब फिर मैं क्यों, मैं अगर लेना चाह रहा हूँ सिविल सर्विस ऑप्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्यों लूँगा कि इतना लंबा इसमें टाइम जाएगा, मेरा इन्वेस्ट होगा, एंड इवन एट द एंड ऑफ दैट आई डोंट नो इफ देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, मतलब होगा या नहीं होगा मेरा, ये नहीं पता है मेरे को। तो एक क्या इंस्पिरेशन है कि क्या है, मतलब क्या होना चाहिए, क्यों लूँ मैं इसके लिए? जैसा कि मैंने कहा कि इसमें अगर वो जो अगर एक फायर आपके अंदर बर्न हो रही है, राइट, तो फिर इवन ड्यूरिंग दिस ड्रॉन आउट प्रोसीजर, तो वो हेलो भी है। हेलो हेलो, थोड़ा ब्रेक हो, अभी आ गया, आ रहा आवाज़, बोलो। हेलो, आ रहा है अभी आवाज? हाँ अब हो गई कनेक्ट। आवाज आ रहा है क्या अभी? जी जी आ रहा है, बोलिए। कट हो गया तो वो है कि फिर जी। आपको अंदर से लग रहा है मुझे करना है, अगर ये आपका ड्रीम है, डिजायर है, तो यू विल फाइंड अ वे टू मेंटेन द मोमेंट। ये रही पहली बात। अगर हाँ तो मॉम डैड कह रहे हैं इसलिए आप आ रहे हैं, या फिर ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली कोई जॉब नहीं मिल रही, तो फिर चलो एमपीएससी करते हैं। अगर इस एटीट्यूड के साथ आ रहे हैं तो मुश्किल जाएगा। बस यही था। जी, ये आज का अपना एक और मेन मुद्दा तो ये था कि जैसे हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से मुस्लिम कम्युनिटी से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लोग सेलेक्ट होते हैं, और इस साल माशाल्लाह 4 लोग सेलेक्ट हुए, काफ़ी अच्छे प्रोग्रेस बोलेंगे इसको। और उसमें से आइसिंग ऑन द केक है कि 3 लड़कियां हैं उसमें से। अक्सर ये बिल्कुल बड़ी बात। स्टीरियोटाइप किया जाता है कि मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाते नहीं, या फिर स्टीरियोटाइप नहीं बोलेंगे, वो तो सभी के लिए है वो, लेकिन इस साल काफ़ी अच्छा रिजल्ट लगा है, और उसमें आप एक लड़के हैं, और आपको कैसा फील हो रहा है, मतलब सिर्फ एक मुस्लिम लड़का सेलेक्ट हुआ और आप सेलेक्ट हुए, आपको कैसा लग रहा है? नहीं मतलब मेरा हुआ इस लिहाज से तो खुशी है, जाहिर बात है। और ज्यादा खुशी की बात यह है कि मेरे साथ 3 और लड़कियों का भी हुआ है, जी जो कि ये 3 लड़कियों की कामयाबी मुस्लिम लड़कियों में एक इंस्पिरेशन का काम करेगी। बिल्कुल। एक गांव में, छोटे तालुकों में, शहरों में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियां ये सोच सकें कि हाँ ठीक है, मैं भी ऑफिसर बन सकती हूँ। जी खासतौर पे अपने महाराष्ट्र की जो बात चल रही है एमपीएससी के लिए, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अमूमन जब ये रिजल्ट्स आते हैं, बीट एमपीएससी और यूपीएससी, मैंने ऑब्जर्व किया है कि यूजुअली इसके बाद व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं कि हाँ भाई मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा है, 11%, 12%, 10.5%, 14%, लेकिन जो सिलेक्शन हुआ है एमपीएससी में वो लेस देन 1% है, विच इज ट्रू। लेकिन जब प्रीलिम्स में 3.5 लाख लोग फॉर्म भर रहे थे, क्या उन फॉर्म भरने वालों में भी मुस्लिम परसेंटेज प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन था? क्या 40,000 बच्चों ने मुस्लिम फॉर्म भरे थे? अगर प्रीलिम्स में जब कंपटीशन स्टार्ट हो रही है, तब उस रेस में ही एक कम्युनिटी अपने प्रोपोर्शनेटली नहीं उतर रही है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो जब आउटकम आएगा, जब रेस खत्म होगी, तब वो प्रोपोर्शनेट रहेगा? विच इज नॉट पॉसिबल नहीं। और जब बात छिड़ी चुकी एक ये है कि ओवरऑल पूरे कंट्री में मुस्लिम्स मेकअप 14% ऑफ द पॉपुलेशन, तो किसी भी कंट्री के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपने 14% अगर उनका पीछे रह जाए तो वो कंट्री प्रोग्रेस कर पाएगी।
तो ये समाज के लिए और देश के लिए एक ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम मेन स्ट्रीम में आए, हम पढ़ें, हम लिखें, हम अच्छे से अच्छे पौधों पर जाएं, एग्जाम्स क्लियर करें, ताकि हम समाज की भी खिदमत कर सकें और देश की भी खिदमत कर सकें। ठीक है, हम पीछे रहेंगे तो देश भी पीछे रहे, और हमको पीछे छोड़कर देश आगे भी नहीं जा सकता। समझ रहे हैं थोड़ा क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल तो ये हाँ, सबका आगे आना जरूरी है। जब सब आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। दिस बिल्कुल इज एब्सोल्युटली नेसेसरी कि हम सब साथ में मिलकर आगे बढ़ें। परफेक्ट। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती है हमारी कम्युनिटी में कि यार ये गवर्नमेंट जॉब है और इसमें लाइक हमारी कम्युनिटी के लोग सिलेक्ट करने वाली पोजीशन पे नहीं होते हैं। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि यार हमारा उसमें कैसे हो जाएगा, उसमें तो हमारा हो ही नहीं सकेगा, हमारे साथ ये कुछ डिस्क्रिमिनेशन राइट किया राइट जाएगा। ये एक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है ये। राइट इसके बारे में आप क्या कहना राइट। चाहेंगे? एक तो ये है कि ये एक है ना, ये इसके पे डिफिकल्ट एटीट्यूड है हम्म। कि हम सुनना नहीं हो रहा है तो हम गेम किसी और पर डाल देंगे, ये पहली बात। और दूसरी बात ये कि कोई हमको ऊपर से रोक रहा है। अच्छा भाई, आपने कोशिश कब की आगे जाने की, कि कोई आपको रोक रहा है? ये मैंने अपने इसमें अक्सर पाया है। सॉरी, लाइट गई है यहाँ पर। मैंने यहाँ पे अपने इसमें अक्सर नोटिस किया कि हम लोग जो है बात नहीं बोलते रहते हैं कि नहीं अपना नहीं होगा, अपना नहीं होगा। भाई ट्राई कर, होगा। आप कोशिश तो करिए, बिल्कुल आगे बढ़िए। बस जब सोचते रहोगे तो नहीं होगा, नहीं। अच्छा, यही इसी सोच के थ्रू मैं एक अपनी खुद की ही मिसाल देना चाहूंगा। आपको पता है तजम्मुल, जी। मेरा इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिलेक्शन हुआ था, राइट? बिल्कुल हाँ, आईबी में तो हुआ था। इंटेलिजेंस ब्यूरो में जब वो आपको सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट पर सेलेक्ट कर रहे हैं, जी। तो मैं नहीं मानता कि फिर किसी और जॉब में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, आपके बिल्कुल अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप कोशिश करिए, आगे बढ़िए। जो बड़े बड़े पोजीशन पे हमारी सरकारें भी यही चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है, देश चाहता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सारे राइट्स दिए गए हैं। बस हम क्या कर रहे हैं, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं और बस इसका ब्लेम किसी और पर डाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर आर सर्टेन इश्यूज दैट नीड टू बी डेल्ट, राइट? बस उसी के नाम पर बर्तन बजाते बैठने वाले बात है, ये हाँ नहीं होगा। तो थोड़ा सा उस नेगेटिविटी से, उस पेसिमिज्म से बाहर निकल कर यहाँ चलो, लेट मी ट्राई वाला एटीट्यूड लेकर आए। और नॉट जस्ट सिविल सर्विसेज, कोई भी शोबा है, बिजनेस हो, कॉमर्स हो, स्पोर्ट्स हो, फैशन हो, कहीं भी हम जा सकते हो, ट्राई कर सकते हैं और करना चाहिए ऑब्वियसली। फैज भाई, इसके लिए क्या मतलब कुछ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या प्लान रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके मतलब कुछ उसका आइडिया? जैसा मैंने अपनी दोपहर में बात हुई थी तो बोला था कि एक मार्गदर्शन केंद्र टाइप में ऐसा कुछ खोले और कुछ अवेलेबल करके रखे, ऐसा कुछ उसके हिसाब लिहाज से और क्या कुछ करना चाहिए? ऑफ कोर्स, मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं, शोबे में एंट्री के लिए करियर काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए, करियर गाइडेंस सेंटर्स होने चाहिए, कम्युनिटी सेंटर्स होने चाहिए जहाँ पर बच्चों को बताया जा सके, पढ़ाया जा सके। अच्छे से अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए कि जहाँ पे अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले। फिर एक लोगों के अंदर जज्बा और जोश बढ़ाने के लिए आपको ये भी जरूरी है कि भाई हाँ ठीक है, क्या कहते हैं अपने कम्युनिटी सेंटर्स वाली बात हो गई, इंस्टीट्यूशंस चाहिए, स्कूलिंग चाहिए, पेरेंट्स के साथ भी एक क्या कहते हैं, एक कॉन्वर्सेशन होना चाहिए अमंग पेरेंट्स, साथ जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उन सब की एक क्या कहेंगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब मिलकर कोशिश करें, और सब मिलकर कोशिश करेंगे तो उसका रिजल्ट दिखेगा। अभी भी बहुत सारे इदारे इस काम में लगे हुए हैं जो कि जिन रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, तो उनके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। तो वही बात है, जो एक छोटे स्केल पर अभी जो
मेहनतें चल रही हैं उन बड़े स्केल पर करना चाहिए। और ये जब जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो अवेयर लोग हैं, वो जब खुद से आकर इन चीज़ों को करेंगे, तब आई एम श्योर डेफिनेटली ये चीज़ें सक्सेसफुल रहेंगी। फैज भाई अभी जैसा ही अब हमको पता है एनसीईआरटीज वगैरह से क्वेश्चंस रहता है, मतलब बेस उसका उसी का रहता है। तो स्कूल हम्म। नॉलेज स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब बच्चों ने क्या ध्यान रखना चाहिए और टीचर्स ने भी क्या ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा बेस ऐसा बने कि वापस वहाँ जाकर भूले नहीं, मतलब थोड़ा आगे जाने के बाद उसका उसके बारे में वो कितना इम्पोर्टेंट है स्कूल एजुकेशन। देखिए, हाँ मतलब स्कूलिंग आपका फाउंडेशन है, राइट? तो उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली एक बात ये भी है कि फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड का लड़का सिविल सर्विसेज को ध्यान में रख के पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा, राइट? तो उसको, हाँ, उसका ये ड्रीम हो सकता है, वो बोलेगा कि हाँ ठीक है, मुझे फला फला करना है, वो बात तो और है। लेकिन एक चीजों की ग्रास्पिंग आनी चाहिए, समहाउ उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करनी चाहिए, चीजों के बारे में उनके सवालों को दबाना नहीं चाहिए, उनके सवालों के जवाब देते रहना चाहिए। और जब वो स्कूल में एक क्यूरियस स्टूडेंट बनकर रहेंगे, और तब ब्रेन शार्प होता जाता है, तब आपका कॉम्प्रिहेंशन बढ़ता जाएगा, तब आपका एनालिटिकल एबिलिटीज बढ़ती जाएंगी। तब उस स्टूडेंट को फिर, हाँ, स्कूलिंग के टाइम पर वो जो कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, वो उसके बेसिक फाउंडेशन में वो रहेंगे। ऑब्वियसली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वो भूल जाएगा, सेवन्थ स्टैंडर्ड के सिविक्स में क्या पढ़ा, जैसे ग्रेजुएशन के बाद ऑफ कोर्स याद नहीं रहेगा, लेकिन उसकी फाउंडेशन सेट रहेगी, उसके फंडामेंटल स्ट्रांग रहेंगे। तो बाद में वो जब बच्चा सेवन्थ या नाइन्थ की कोई बुक लेकर पढ़ेगा, तो बहुत इजीली, बहुत जल्दी से ग्रास्प हो जाएगा। तो जरूरी ये है कि बच्चों को चैलेंज करते हैं, बच्चों को एक अच्छा स्टूडेंट बनाए। आप फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को सिविल सर्विसेज के फोकस से कर उसके सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ा सकते। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। नहीं नहीं, मैं भी सहमत हूँ इससे। फैज़ में अभी अपन क्या करेंगे, एक मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद अपन अपनी कंटिन्यू करेंगे मीट। सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक है। ओके, श्योर 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 श्योर। चलो। ये
हो रहे हैं ना बंद? हेलो। हाँ हेलो। हाँ भैया भाई, ओके। थोड़ा बस ये हो रही है। थोड़ा आवाज़ कट रही है ऑडियो। अभी अभी आ रही है? आप राइट राइट है। ओके ओके ओके। तो अरे, तो फयाज भाई वेलकम बैक। और थैंक यू। वो मैं ये बोलने वाला था कि शाहरुख खान की पिक्चर नहीं है ये बहुत दिनों से अभी, तो क्या एंटरटेनमेंट के लिए क्या देख रहे हैं कुछ? फिलहाल फिलहाल तो कुछ नहीं देख रहा हूँ मैं, वैसे यूट्यूब पर टाइम पास कर रहा हूँ, या फिर द ऑफिस देख रहा हूँ, और यूएस वाला। अच्छा अच्छा, शायद ओके। इसके बाद डार्क शुरू करूंगा। या अच्छा अच्छा, चल। सही है। अ, कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं और कुछ हमारे भी कुछ एक दो क्वेश्चंस बचे हुए थे। तो ये जो अपना लॉन्ग प्रोसीजर है, हमने बात की इस बारे में, तो इसमें फैमिली का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट रहता है? अक्सर क्या होता है, स्पेशली लड़कियों के लिए तो ये होता है कि लड़की की प्राइमरी प्राइमरी इशू उनका ऐसा होता है कि माँ बाप की नज़रों में कि शादी करना है। तो उसके उससे कैसा, मतलब पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और लड़कों के लिए भी कुछ कुछ लड़कों को भी ये करते हैं कि शादी कर लो जल्दी, ये कर लो, ऐसा कर। तो पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, इंशाल्लाह अभी ये जो 3 लड़कियों का जो रिजल्ट आया है, हम्म। जो बड़ी बड़ी ऑफिसर्स बन गई हैं, तो इंशाल्लाह इनकी कामयाबी को देख रहे हैं लोग, तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि सही में थोड़ी सी चेंज होगी उस लिहाज से। और हाँ, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स, राइट? बिल्कुल। मतलब उन्हीं के पैसों पे तो इसेंशियली वो पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हाँ सबसे, लेकिन वो मेजर इशू नहीं है। जी जी। लेकिन उसके अलावा इफ योर फैमिली पुट्स देयर ट्रस्ट इन यू, दैट हेल्प्स यू अ लॉट, कि माँ बाप आपके साथ है, आपके भाई बहन आपके साथ हैं, वो कंटिन्यूसली आपको एनकरेज करें कि हाँ ठीक, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तब आप में भी एक जज्बा आ जाता है कि हाँ ठीक है, कर सकता हूँ। तो वो एक, क्योंकि लंबा अरसा आप प्रिपरेशन कर रहे हो और एक रूटीन मोनोटोनस लाइफ बन जाती है, तो यहाँ पे बहुत आसान है कि आपके अंदर एक सैडनेस आ जाए, आपके अंदर एक थोड़ा सा कि डिप्रेशन तो नहीं कहूंगा, पर हाँ कि थोड़ा सा कि यार क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, नथिंग्स हैपनिंग, वैसे वाली जो बात है, तो उससे लड़ने की जो एनर्जी जो है, स्पिरिट जो है फाइट करने का, वो अगर आपकी फैमिली आपके साथ पूरी तरह से शामिल है इस जर्नी में, तो नथिंग कैन मैच देयर सपोर्ट, इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से। बिल्कुल, फैमिली सपोर्ट बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और सैडनेस और डिप्रेशन की बात आई है तो मैं ये आपसे भी पूछना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई, मतलब घर वालों से हर चीज़ नहीं बात कर सकते, तो मेंटर करेक्ट। होते हैं अक्सर। जैसे मेरे मेंटर आप हैं, मैं आपसे बात करता हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम आई, मतलब, तो आपके कौन मेंटर्स कौन थे या फिर इंस्पिरेशंस कौन थे? मतलब एज ऐसे टाइम पे जब यू फील लो, यू टर्न टुवर्ड्स देम, ऐसे कौन लोग थे? मैं मेंटोर तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे करने का जज्बा जो आया था, वो घर में भैया ही थे जो एमपीएससी क्लियर की थी, और उस वजह से। लेकिन हाँ, मतलब मैं मेरे दोनों बड़े भाइयों के साथ चीजें शेयर करता था, लेकिन और आप उनके साथ उतनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं कर सकते, तो मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था।
और बहुत बड़ा भी था, तो काफी ज्यादा सपोर्टिव फ्रेंड सर्कल था। तो कोई भी इश्यू हो जाए उनके साथ बातें कर लेता था, मैं शेयर कर लेता था, तो दैट हेल्प अ लॉट। लेकिन जरूरी है एक्सप्रेस होना किसी के साथ, आपके जहन में क्या चल रहा है, आप व्हाट यू गोइंग थ्रू, ये बातें किसी के साथ शेयर करना, उनको सुनाना, उनकी सुनना, ये जरूरी है फॉर योर ओन मेंटल पीस, काफी जरूरी है। और ऐसा भी है फैज़ भाई अपने और खासकर कि काफ़ी लोगों में ये होता है कि फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि ये सब मोह माया है, मैं क्यों करूं ऐसा मतलब ये सब चीज़ें कभी आपके दिमाग में नहीं है क्या यार, मैं क्यों इतना मतलब इतना मेहनत करके करूं ऐसा, इसका क्या मतलब आपके दिमाग में कभी आए नहीं गया ऐसे सवाल? नहीं, ये काफी फिलोसॉफिकल चीज है, मतलब मैं तो यहाँ तक भी सोच रहा हूँ कि हाँ ठीक है, लाइफ का पर्पस ही नहीं है कुछ, वैसे भी है वहां से लेकर कि हाँ आई एम मेंट फॉर बिगर थिंग्स। तो एक पेंडुलम वाली बात थी कि फ्रॉम दिस एक्सट्रीम टू दैट एक्सट्रीम वाली बात थी। तो होता है, अक्सर होता है, लेकिन लाइक आई ऑलवेज सेड कि अगर आपके अंदर से वो जज्बा है कि हाँ मुझे ये करना है, एंड मनी कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर इट, राइट? कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए आपके अंदर इतनी तड़प नहीं आएगी, तो इट शुड हैव सम लार्जर पर्पस, सम बिगर गोल, एंड इट शुड बी समथिंग बिगर देन यू, राइट? सिर्फ मेरे लिए कर रहा हूँ तो उसको पेशेंस है। फिर हाँ, लेकिन आप सोच रहे हो कि ठीक है हाँ मैं फला फला पोस्ट पर पहुंच गया, तो मैं 4 लोगों की काम कर सकता हूँ, 4 लोगों की जिंदगियां आसान बन सकती है ना? मैं कभी इस क्या कहते हैं इम्प्रैक्टिकल आइडियलिज्म में भी नहीं रहा कि हाँ मैं बस बन गया तो मैं सारी दुनिया चेंज कर दूंगा। लेकिन हाँ कुछ लोगों की लाइफ को तो मैं टच कर सकता हूँ ना, डेफिनेटली। अ ड्रॉप इन द ओशन, यस। तो बस दुनिया, लाइफ, ह्यूमैनिटी बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ी चीज है। मस्ट इवन इफ वी आर सक्सेसफुल इन टचिंग अ कपल ऑफ लाइव्स, दैट इज इनफ। तो है ये फिलोसॉफिकल डिबेट्स है, जब हम मिलेंगे पर्सनली तब बात करते हैं। और काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये एग्ज़ाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछ रहे। मैं जानबूझ के मैंने फयाज़ भाई से भी बात की थी कि एग्ज़ाम स्पेसिफिक के क्वेश्चंस बोलो, स्ट्रैटेजी बोलो, हाँ। इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, ये वीडियो को जनरल रखेंगे। तो इसलिए आज से कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं हमारे पास। अच्छा, परवीन धानुरे का क्वेश्चन है। परवीन धानुरे हमारी क्लासमेट ही है वैसे कॉलेज में। तो अच्छा। ये पूछ रही है कि घर से प्रिपेयर कर रहे हैं तो या घर से प्रिपेयर कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है और हम compete कर सकते हैं या नहीं, इसमें थोड़ा ऐसा होता है कभी। ये सवाल आता है। और एग्ज़ाम के टाइम पे टेम्परामेंट गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। हाँ, कुछ ये एग्ज़ाम के टाइम का तो बहुत सारे लोगों के साथ होता। मेरे साथ में एक मेरा दोस्त था, उसका भी ऐसा होता था। वो बीच में से उठ के आ गया था, लाइक 5-10 बबल किया उसने और फिर बीच में उठ के आ गया था, इतना एंग्जियस हो गया था वो। तो इसको कैसे डील करें? और उनका पहला क्वेश्चन ये भी था, घर से प्रिपेयर करने पे कॉन्फिडेंस लो होना। अच्छा, हाँ, जब मैं कल या परसों ही किसी के साथ बात कर रहा था, तो मैंने जिक्र किया कि 3 लड़कियां जो सेलेक्ट हुई हैं, उसमें से एक है सैयदा आसमा, जिन्होंने, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैं पर्सनली जानता नहीं हूँ उनको, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है उन्होंने घर से ही प्रिपरेशन किया एंड अभी वो ACST है। बिग डील, बहुत बड़ी बात है। तो एक है कि हाँ ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस आएगी ये सोच करके मैं घर से कर रहा हूँ, बाकी लोग कोचिंग क्लासेस में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना ढिमका। नहीं, जितना में लगता है पुणे वाले तो आग लगा रहे होंगे, इतना पढ़ रहे होंगे। नहीं है, पुणे में भी बहुत कम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, और वैसे ही कुछ लोग हैं जो घर पे बैठ के भी अच्छे से पढ़ रहे हैं।
लेकिन आई अंडरस्टैंड, हम बैठ के पढ़ रहे हैं यार, उनको तो कोचिंग है, उनको रीडिंग रूम्स में वो पढ़ रहे हैं, उनको तो एनवायरनमेंट है, उनके पास सर्कल है। मैं डिनाई नहीं करूंगा, देयर आर फिट्स टू लिविंग इन और स्टेइंग इन पुणे और दिल्ली, लेकिन जैसे कि सैयदास के एग्जाम्पल से पता चलता है घर पे रहकर भी कर सकते हो, और एक बार एग्जाम को अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत आसान जाएगा उसके लिए प्रिपेयर करना। और जहाँ तक रही दूसरी बात, ये मैं कर रहा था तभी मेरी बहुत सारे दोस्तों इस इश्यू पर बात होती थी कि कैसे मेंटेन करेंगे एग्जाम के टाइम पे अपने आप को। तो उसका एक कि मेरी प्रोसीजर कि मैं राइट अंटिल द लास्ट मोमेंट में पढ़ता रहता हूँ। अब कुछ कुछ लोगों के लिए ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो डिस्कनेक्ट हो गया। चलो, एक मिनट, बैक आ गया, आ गया। हेलो, हाँ फैज भाई, हेलो। हेलो, हाँ हाँ ओके। हाँ तो हाँ, हेलो हेलो। तो हाँ, ये एक प्रोसेस है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर जाने तक करते रहता हूँ। ये कुछ ना कुछ एक छोटी सी बुकलेट रख ले साथ में, जस्ट उसको देखता हूँ वो कुछ। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए ओवर हो जाता है। वो लोग, कुछ लोग क्या करते हैं कि एग्जाम के बाद बच्चे लोग जाते हैं, छोड़ देते हैं, बस मेडिटेट करते हैं, या फिर खामोश बैठ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, रात को जल्दी सो गए, ऐसी वाली बात। तो ये हर एक, यू हैव टू फाइंड योर ओन ट्रिक कि आपके लिए क्या वर्क करे। ये रही पहली बात। और दूसरी बात, एक एक्सेप्टेंस भी करना कि हाँ ठीक है, चलो दिस एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। अगर यहाँ पर कुछ नहीं भी होता है, देयर आर एन नंबर ऑफ अदर आवाज़ थोड़ी कट रही है। राइट। तो उसका भी एक एक्सेप्टेंस और रियलाइजेशन। हेलो हाँ हाँ, बोलिए बोलिए आप। हेलो, नेटवर्क में थोड़ा फ्लक्चुएशन आ रही है ना आवाज सही से? बोलिए बोलिए। हाँ 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 हाँ। तो वो वाली जो बात है कि आपको पहचानना है व्हाट वर्क्स फॉर यू, राइट। कि हाँ ठीक है, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो एक वो वाली जो बात है ना कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, तो जब थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा फीलिंग आ जाएगी कि हाँ इतनी तो पढ़ाई हो चुकी है, ये वाली बात। और थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते रहना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, वैसे वाली बात जो है। तो फिर इंशाल्लाह एग्जाम टाइम पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इट डज नॉट मैटर, राइट, कि आप कितना आता है। अगर वो 2-3 घंटे में आपके जो नहीं उतार रहे, क्योंकि एग्जाम आपको 1-on-1 नहीं देख रहा है, उसके सामने वो पेपर है। मैं एमपीएससी में खैर लिख के मोबाइल कर, तो वहां पता चलता है। तो जस्ट थोड़ा सा रहना चाहिए, थोड़ा सा एक अपनी बात की है तजुर्बे इस बारे में बहुत दफा, तो खुद को भी एनालाइज करना चाहिए कि थोड़ी मैं थोड़ी क्या आवाज़ हूँ, कट ऐसा रही है हूँ, फैज। मेरी क्या है, मेरी कहाँ तक हुई। आई थिंक नेटवर्क ने तो मेरे पास सही है हाँ बोलिए, अभी आ रही है अभी। आवाज़। ठीक है ठीक है। हाँ, तो बस वही बात है कि खुद को जांचते रहिए, पढ़िए, देखते रहिए, और थोड़ा सा पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस करेंगे, और एग्जाम के दिया उससे पहले का एक थोड़ा सा रूटीन या रिचुअल वाली जो बात है कि हाँ यार एग्जाम के एक दिन पहले मैं नहीं पढ़ता हूँ तो मेरे एग्जाम
हेलो। की तरफ से मैं म्यूटेड हूँ। हाँ, आपकी तरफ हूँ। ओके, बस वही बात है। तो आई होप हेल्पफुल रहा कुछ तो आंसर। वो क्या हुआ पर्टिकुलर यही आंसर में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ये हो गया, नेटवर्क इशू आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। could you please repeat it once more? अच्छा ओके, तो पहला जो ये था ना कि उनका सवाल घर वाला कि घर सवाल से जब कर आ रहे गया हैं, अच्छा खासा। तो मैंने मिसाल, हाँ, आ गया ना। ओके हाँ, ओके उसके ओके बाद जो है वो फाइन। तो एग्जाम दूसरा के कौन टाइम सा का था कि टेम्परामेंट। हाँ 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 हाँ, राइट, आपने कहा था कि कि तो आप इंडियन एग्जाम में जाने आपकी तक पढ़ाई करते साल, थे। हाँ मैं बचपन से ही वैसे करता था। ग्रेजुएशन में मैं एग्जाम हॉल में घुसने तक पढ़ाई करते रहता था। कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग एक रात पहले ही पढ़ाई स्टॉप कर देते। तो ये एक आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट वर्क्स फॉर यू, राइट। और दूसरा है कि अगर एग्जाम से पहले अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाए तो फिर उस लेवल का कॉन्फिडेंस भी आ जाए, राइट। कि हाँ ठीक है, मैंने ठीक ठाक ढंग का प्रिपरेशन तो कर लिया है। तो ये वाली बात है। और एक कि भाई हाँ, दिस एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ, यहाँ पे दुनिया या जिंदगी खत्म नहीं होती। थोड़ा सा इसका भी एक रियलाइजेशन रहेगा, तो शायद इंशाल्लाह बेनिफिशियल रहेंगी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सवाल है फयाज भाई, ये थोड़ा टेक्निकल है। एमपीएससी और पीएसआई में क्या फ़र्क है, ये शेख उसामा ऐसा पूछ रहे थे, तो इसके लिए आप देना चाहेंगे आंसर, या बाद में उसका अलग करना कुछ? एमपीएससी एक सरकारी कमीशन है जो सरकार को सरकारी काम के लिए लगने वाले ऑफिसर्स के एग्जाम लेकर उनको सेलेक्ट करके सरकार को देता है। इसेंशियली दिस इज व्हाट एमपीएससी इज। एमपीएससी अलग अलग टाइप के ऑफिसर्स चुनने के लिए अलग अलग एग्जाम्स लेती है। उसमें गैजेटेड क्लास और क्लास वन की एग्जाम है, जिसे कहते हैं राज्य सेवा, जिसका जिक्र अभी कर रहे हैं। और दूसरी होती है पीएसआई एसटीएसएस की कंबाइन। तो वो एक अलग एग्जाम है, लेकिन वो भी एमपीएससी की तरफ से ही होती है। एमपीएससी की तरफ से और एग्जाम होती है। तो यही है। तो आगे के प्लान्स क्या है फयाज भाई? इसके बाद अभी आप यूपीएससी, जैसा मैं तो जैसा मैं जानता हूँ यूपीएससी की प्रिपरेशन भी आप चल रही थी आपकी, तो आप फिर से ड्रॉप हो गया कनेक्शन। तब तक आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आएगा अभी, ड्रॉप हो रहा बार बार। हेलो, हाँ, वो नेटवर्क वाले बोल रहे ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो हाँ, रहा है। वो तो नेटवर्क वाले बोल रहे क्या कि आपसे कि बहुत ज़्यादा वी हो शुड रैप इट अप। रहा है। हाँ, या रैप तो अप करो बोल रहे हो। सिर्फ एक था, तो एक क्वेश्चन है वो, कुछ अजीब सा नाम है, फेसबुक नेम, यूज़र नेम आप तो जानते हो मिलेनियल नेम्स है जो, उनका कुछ सवाल है, हाउ टू स्टार्ट अप पूछ रहे हैं, मतलब लाइक क्या कैसे शुरू करें, शायद ऐसा होगा सवाल शायद। अच्छा, अगर बेसिक से शुरू की शुरुआत से शुरू करते हैं, वैसे वाली बात है कि अगर आप एमपीएससी कर रहे हो तो मोस्टली स्टेट बोर्ड की बुक्स लेकर शुरू कीजिए, या फिर यूपीएससी कर रहे हो तो मोस्टली एनसीईआरटी लेकर शुरू कीजिए। शुरुआत से शुरू कीजिए। कुछ कुछ लोगों ने मुझे पूछा था फयाज भाई कि फयाज भाई से
बुक लिस्ट लेना, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आपने कौन सी किताबें पढ़ी थी, हम्म। तो लाइक वैसा आपकी कोई बुक लिस्ट है कि कहीं शेयर करोगे आप? मैं शेयर तो कर दूंगा, हाँ, आपका लेकिन मेरा बुकलेट प्लेटफॉर्म यूज कौन सा है, कहाँ आप अवेलेबल कहाँ होते हो? मुझे ईमेल कर देने को बोलो, ifayaz03@gmail.com पर। ifayaz03@gmail.com। अच्छा, ठीक है। और IFAYAZ। अच्छा, लेकिन इन एनी केस मैं बुक लिस्ट आपको दे भी दूंगा, विच इज नॉट एग्जैक्टली माय बुक लिस्ट, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने रेफर किए हैं या फिर कुछ और टॉपर्स ने रेफर किए हैं, क्योंकि जिस क्योंकि मैं शुरू में यूपीएससी कर रहा था, राइट, तो मेरा काफी सारा बुक लिस्ट यूपीएससी वाला है। तो अगर कोई स्पेसिफिकली एमपीएससी कर रहा है तो जो बुक्स मैंने पढ़ी हैं वो उनके लिए उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं रहेंगी। अच्छा, तो वही मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि आगे कैसा है अभी आपका प्लान, लाइक आप ज्वाइन होके फिर आप पढ़ाई करोगे, मतलब साथ में साथ करते जी जी रहोगे? जी, हाँ, सेक्शन ऑफिसर का प्रेफरेंस ऊपर रखने की एक वजह ये भी थी कि लिमिटेड वर्किंग आवर्स हैं और वीकेंड ऑफ रहेगा, अच्छा और मुंबई में है तो पढ़ाई अच्छे से होगी, एसआईएसी में वगैरह। तो अच्छा। कुछ चीजें ऐसे सोच के रखे थे। और पहले यूपीएससी करता था, तो अभी फिर से यूपीएससी करूंगा ज्वाइन करने के बाद। तो दुआएं कीजिए आप लोग कि उसमें भी बिल्कुल कामयाबी बिल्कुल, मिल हम जाए। सब दुआ करते हैं कि सेक्शनल जी ऑफिसर के पोस्ट पे भी आप अच्छे से काम करें, और उसके साथ ही साथ जल्द जी से जी जल्द तुम्हारा यूपीएससी में भी सिलेक्शन हो, इसकी भी हम सब जी दुआ जी, करेंगे। आमीन आमीन। और मैं हमारी ऑडियंस को भी बता दूं कि इंशाल्लाह इसके बाद फयाज़ भाई के साथ अगर लगता है तो हम स्टडी स्पेसिफिक कैसी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या क्या करना श्योर, चाहिए, ऑप्शनल क्या होना एनी चाहिए, टाइम, ये जो टेक्निकल सवालात है इसके ऊपर भी एक इंशाल्लाह एक करेंगे वीडियो। तो आप एनी टाइम। जी, अच्छा जी, ट्यून इन रहिए। और फयाज भाई, थैंक यू फॉर joining with us. Uh, थैंक यू thank you थैंक यू थैंक everyone. यू, इट वाज नाइस टॉकिंग विथ यू ऑल। ओके, थैंक यू चलिए।